Hello my dear students, welcome to SR ICSE English tutorial. This poem I have already explained in English, that video has been already uploaded, but मेरे पास कई रिक्वेस्ट आए हैं कि इस पोएम को मैं हिंदी में समझाऊं क्योंकि कुछ बच्चों को पूरा इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए इसी पोएम को मैं हिंदी में आज वीडियो बना रही हूँ। हिंदी में लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि मैंने ये चैनल जो खोला है ये आईसीएसई स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए खोला है। तो जिस तरह की भी आपको मतलब प्रेजेंटेशन चाहिए, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश तो होगा ही बिकॉज दिस इज़ एन इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश के लिए कोई रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो इंग्लिश में ही आएंगे। तो हिंदी या बंगाली, मुझे दोनों लैंग्वेजेस में आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन जिन को ये ऐसे हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं हिंदी में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको हिंदी में बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार और मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस पोएम को, लेकिन टोटली हिंदी में, लाइन बाय लाइन। तो शुरू करते हैं। पोएम शुरू होता है एक वर्ड से जो है लिसन। लिसन मतलब सुनो। अब ये जो कवि हैं, ये कवि शेन कोएजन जिसे बोलते हैं, तो कवि ने इस कविता को शुरू किया है वर्ड सुनो से। क्या सुनूं? ये लिसन, व्हाट टू लिसन, क्या सुनना है। कवि कहना चाहते हैं कि अगर बीटहोवन को जानना है, पूरी तरह से अगर जानना है, तो सबसे बढ़िया माध्यम, सबसे बढ़िया चीज़ है कि उनका जो म्यूज़िक है वो आप सुनिए। वो सुनने से ही बीटहोवन की असली जो पहचान है वो है उनका म्यूज़िक। अब ये बीटहोवन थे कौन? बीटहोवन थे एक जर्मन के पियानिस्ट, यानी कि वो पियानो बजाते थे, पियानो में सुर कंपोज करते थे, वो एक कंपोज़र थे। तो उनका जो ये पियानो है वो सुनो, उनका जो ये वाद्य जो है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो फेमस थे इनके लिए। तो वो सुनो, सुर जो पियानो में वो बजाते थे, इन्हीं के लिए पूरा जो जगत, पूरा जो वर्ल्ड उनको जानते हैं, तो उनके म्यूज़िक के लिए। तो ये इसीलिए पोएट जो कवि है शुरू किया है लिसन से, कि लिसन मतलब सुनो। अगर बीटहोवन को पूरी तरह जानना है तो उनको म्यूजिक को सुनो, पियानो को सुनो। हिज फादर मेड अ हैबिट आउट ऑफ हिटिंग हिम। अब ये बचपन की कहानी है। बीटहोवन की जो बचपन की जिंदगी थी वो कुछ खास, मतलब कुछ अच्छा नहीं था। उनके पापा जो हैं उनको बहुत मारते थे। हैबिट ऑफ हिटिंग हिम मतलब मारते थे। अब सी मतलब ये कवि बोलना चाहते हैं कि सम मेन ड्रिंक, कुछ मेन ड्रिंक करते हैं। सम मेन येल मतलब वो चिल्लाते हैं, चिल्ला मिली करते हैं। और सम मेन हिट देयर चिल्ड्रन, कुछ कुछ जो पापा लोग हैं ये कभी कभी ड्रिंक करते हैं, कोई चिल्लाते हैं, कोई बच्चों को मार के जो अपना फ्रस्ट्रेशन है, जो दिल की जो भड़ास है, वो कुछ इसी तरह से निकालते हैं। दिस मैन डिड इट ऑल। दिस मैन मतलब उनके पापा, उनके पापा यही करते थे, ठीक है। डिड इट ऑल, जब उनको लगता है कि ये बच्चे जो हैं हमारे हिसाब से बड़े नहीं हो रहे हैं, हमारा जो जो पेरेंट्स हैं उनके भी कुछ ख्वाब होते हैं, उनके भी कुछ ख्वाब होते हैं, तो वो जो पूरा नहीं होता है तो वो बच्चों को इसी तरह मारते पीटते हैं। बिकॉज डिड इट ऑल, बिकॉज आई गेस ऑल मेन वॉन्ट देयर बॉयज टू बी जीनियसेस। जीनियस मतलब बड़ा होना, एकदम अच्छा होना। अब हर पापा चाहते हैं कि अपना बच्चा हुनर हो, वो बच्चे में कुछ हुनर हो, उस हुनर को देखना चाहते हैं।
बच्चे ज़िंदगी में नाम कमाएं। अब जब वो बच्चा नहीं कर पाता है तो इसी तरह जो भड़ास है वो बच्चों पे निकालते हैं। तो बीटहोवन के पापा भी उनको बहुत मारते पीटते थे। A Beethoven little boy living in a house where name meant nothing. नेम मतलब नाम, नाम का कोई मूल्य नहीं है अगर वो नाम दुनिया ना जाने। दुनिया के लिए वो नाम फेमस होने से ही उस घर में आपको जगह होता है। उस घर में अगर रहना है तो नाम कमाना पड़ेगा। लिविंग इन अ हाउस वेयर मर्सी हैड टू बी अर्नड। मर्सी मतलब दया। लिविंग इन अ हाउस, अगर उस घर में रहना है, बीटहोवन का जो घर है, जो बचपन का जिस घर में वो रहते थे, बोला जा रहा है मर्सी। मर्सी मतलब दया, ठीक है। हैड टू बी अर्नड, अर्नड मतलब आपको वो पाना है, आपको जैसे कमाना पड़ता है। तो यहाँ भी जो प्यार दया कमाना पड़ता है, मतलब आपको नेचुरली नहीं मिलता है। दरअसल क्या देखा जाता है कि जो पापा मम्मी हैं वो बच्चों को ऐसे ही प्यार करते हैं, उनको कुछ देना नहीं पड़ता, उनको ये सब कमाना नहीं पड़ता, वो अपने आप पापा मम्मी है ही दयालु, बच्चों के लिए वो भगवान होते हैं। वो बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं बिना कोई मतलब के, बिना कोई स्वार्थ के। लेकिन बीटहोवन के बचपन ऐसा नहीं था, बीटहोवन के घर ऐसा नहीं था। थ्रू ईच परफेक्ट नोट टम्बलिंग अप थ्रू द रूफ, वो बचपन से ही म्यूजिक बनाता था बीटहोवन। तो ये जो सुर वो बनाता था बचपन में, तो वो सुर इतना अच्छा होना चाहिए था। थ्रू ईच परफेक्ट नोट, नोट मतलब सुर, परफेक्ट मतलब एकदम पक्का, तो एकदम पक्का सुर लगना चाहिए था। जो टम्बलिंग, टम्बलिंग ऐसा लगे कि सुर जो है वो रूफ, एकदम गिर रहा है, रूफ, रूफ मतलब छत। टिकल थ्रू द टोज ऑफ एंजल, टोज मतलब एड़ी, ठीक है। टिकल मतलब यहाँ है प्लीज, एंजल मतलब भगवान के जो फेरीज होते हैं, जो एंजल होते हैं। ऐसा लगना चाहिए, इतना परफेक्ट सुर होना चाहिए, सुर इतने पक्के होना चाहिए कि सिर्फ मन को छू नहीं जाए, ऐसा लगे कि स्वर्ग के जो एंजल्स हैं उनके पैर को छू के छत से गिरे, वो नीचे आ रहा है धीरे धीरे, फिर घर के छत पे आके गिरे। Whose hearts could not hold half the passion. Whose का मतलब है वही एंजल्स। हार्प एक तरह का म्यूजिक का वाद्य यंत्र होता है। हार्प जो है वो couldn't hold half the passion। शायद एंजल भी अगर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हार्प बोलते हैं वो खुद अगर बजाए तो वो भी शायद उतना पक्का सुरों का नहीं होगा। पैशन, पैशन मतलब जो आपका फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो आपके सुर जो है वो दिल से, मन से उभरता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो शायद एंजल्स का जो म्यूजिक है वो भी उतने पक्के नहीं होंगे जितने कि बीटहोवन के हुआ करते थे बचपन से ही। That was held in the hands of the young boy. Held in the hands, उसके हाथों में जादू था। जादू था, कैसा जादू? जब वो पियानो बजाता था, जब वो सुर पियानो में बजाता तो उसके हाथ में ऐसा लगता था जो जादू, जादू है, जो जादू एंजल्स में भी नहीं होते थे। इतने पक्के सुर वो बजाता था, लगाता था पियानो पे। Who was hard of hearing, hard of hearing, वो कम सुनता था। बीटहोवन बचपन से ही हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब बहरा नहीं है, पूरा पूरा 100% बहरा नहीं है, सोच लीजिए 80% वो नहीं सुन पाता था। तो ऐसे एक बच्चे के लिए इतना अच्छा सुर लगाने के बावजूद भी उसके पापा उससे खुश नहीं था, क्योंकि पापा को चाहिए नाम, पापा को चाहिए पैसा। A Beethoven, who heard his father's anthem every time, हर समय। A father's anthem, anthem क्यों बोला जा रहा है? इस उनके डांट को anthem बोला जा रहा है क्योंकि उनका जो शब्द वो प्रयोग करते थे डांटने में,
वो कभी चेंज नहीं होता था, एक ही माने एक ही बात वो दोहराते जाते थे, इसीलिए इसको एंथम बोला जाता है। एंथम मतलब हम लोग जानते हैं जो देश के लिए गाना होता है, तो वो उसे एंथम कहते हैं। जैसे एंथम का कोई कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए फादर्स का एंथम बोला गया है, क्योंकि इनके फादर का जो डांटने का भाषा है ये चेंज नहीं हुआ कभी। एवरी टाइम ही पुट फिंगर टू आइवरी। आइवरी किसे बोल रहे हैं? आइवरी जो पियानो के जो रीड्स हैं वो बिल्कुल आइवरी से बना होता है, तो इसीलिए उसको आइवरी बोला जाता है, पियानो के रीड्स को, जहाँ पे वो ब्लैक एंड वाइट रीड्स होते हैं, तो वाइट को आइवरी बोला गया है। जब भी वो पियानो में सुर लगाता था तो पापा क्या बोलते थे? इट वॉज नॉट गुड इनफ। ये उनका कमेंट होता था, ये उनकी डांट होता था कि ये अच्छा, इतना अच्छा नहीं बजा रहे हो। सो ही प्लेड स्लोली, वो धीरे धीरे बजाया ताकि पापा को अच्छी तरह से समझ आया। फिर भी पापा बोले नॉट गुड इनफ, ये अच्छा नहीं हुआ, फिर भी खुश नहीं हुए। सो ही प्लेड सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब, स्लोली मतलब आहिस्ता, सॉफ्टली मतलब एकदम एकदम सॉफ्ट, जो मन को छुए, सॉफ्टली। फिर भी आया पापा से कमेंट, फिर भी पापा का डांट आया, नॉट गुड इनफ, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तब वो बजाया स्ट्रांगली, अब जोरदार बजाने लगा। फिर भी बोले नॉट गुड इनफ। एंड व्हेन ही कुड प्ले नो मोर, अब पापा को खुश करने के लिए वो बजाता जाता था, बजाता जाता था, बजाता जाता था। इतना बजा बजा के बेचारे का जो उंगली है उसमें दर्द होने लगा। क्रैम्प्ड अप मतलब जो उंगली का जो ये जॉइंट्स है, हाँ, ये उसमें दर्द होने लगा। लाइक नर्ल्ड रूट्स, जैसे ट्विस्टेड रूट्स, जैसे उंगली कोई मड़ोड़ रहा है। नर्ड रूट्स का मतलब है ट्विस्टेड रूट्स, जैसे रूट जो होता है पेड़ का वो ऐसे टेढ़े मेढ़े जाते हैं, उससे उसको लगता था उंगलियां, कोई उंगली मरोड़ रहा है, इतना जोरों से दर्द होता था उसको। फिर भी पापा बोलते थे इट वॉज नॉट गुड इनफ, बिल्कुल तुम अच्छा नहीं बजा रहे हो। Beethoven, a musician without his precious tool. बिटोवेन एक ऐसा म्यूजिशियन था जिसके पास ये प्रेशियस मत मूल्यवान, बहुत कीमती, टूल मतलब एक यंत्र, एक यंत्र, मूल्यवान यंत्र उसके पास नहीं था। क्या नहीं था? ईयर ड्रम्स। ईयर ड्रम्स मतलब कान के अंदर जो हम सुनते हैं, ठीक है, कान के अंदर जो हम जिसे सुनाई देता है हमको, तो ईयर ड्रम जिसे हम बोलते हैं, जो कान का पर्दा होता है, एक पतला सा चमड़ा होता है जो वाइब्रेशन, जब कोई साउंड होता है, कोई आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ जैसे कांपने लगता है, तो ईयर ड्रम उसी की हेल्प से, उसी के सहायता से हम सुन पाते हैं। तो उसके पास वो ईयर ड्रम था ही नहीं, उसका कान में डिफेक्ट था। बिटोवेन का जो कान है तो वो कान में डिफेक्ट होता हुआ, मतलब बचपन से ही था वो। could no longer produce, pound मतलब produce out rhythms for the symphonies मतलब composition, जो वो गाना बनाता था, सुर बनाता था, playing in his mind। अब जो ईयर ड्रम्स उसके पास, जो कान के पर्दे में डिफेक्ट था, तो could no longer produce, अब उससे वो गाना, वो सुर, तुम जो सुर बजाओगे, जब पियानो में आप कोई सुर बनाते हो तो उसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या बना रहे हो, कौन सा सुर लगा रहे हो। तो बिटोवेन के पास तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि बिना कान, बिना सुने, वो पूरी तरह बहरा नहीं था, जैसे हम बोले आपको, वो 80% सोच लो बहरा था, मतलब बहुत ही कम सुनाई देता था उसको। तो उसके लिए ये पियानो पे सुर बनाना, क्योंकि जो इंसान सुन ही नहीं पाता है वो क्या सुर लगा रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको क्या मालूम। तो इसी को लेके उसके बावजूद भी वो सुर बनाता था,
ही couldn't hear the audience's clapping. जब वो परफॉर्म करता था स्टेज में, तो ऑडियंस जो उसके लिए ताली बजाता है, एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी एक इनाम है, वो एक इनाम जैसा है। एक बहुत बड़ी बात है कि आपके जो दर्शक हैं वो आपके लिए, आपका जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, जो आपको बैठ के सुन रहा है, सुन रहे हैं, वो तालियां बजाए आपके लिए। तो ये जो है बिटोवन को बेचारे के नसीब में ये भी नहीं था कि वो जो ऑडियंस के क्लैपिंग हो वो सुन सके। हाँ, वो देख सकता था, या आप बोल सकते हो कि वो तो देख भी सकता, हाँ देख भी सकता है, लेकिन देखना और सुनना दोनों का एक अलग इफेक्ट होता है। एक बड़ा सा हॉल में ऑडियंस आपके लिए ज़ोर से ताली बजाए, इसका एक अलग इफेक्ट होता है, क्योंकि इसीलिए भगवान ने हमें कान दिए हैं। couldn't hear the people loving him. People loving him, जो मतलब ऑडियंस है वो उनके लिए जो ऑडियंस है उनके लिए ही couldn't hear the audience's clapping. जैसे मैंने बताया कि जो ऑडियंस जब क्लैप करता है वो सुन नहीं पाता था। couldn't hear the people loving him. people loving him मतलब प्यार से जो नाम चिल्लाते हैं, उनके जो उनका नाम लेके जो चिल्लाते हैं या कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए, तो ना ही वो जो तालियों की जो गूंज जो पूरा हॉल ऑडिटोरियम को भर दे, या फिर जो लोग, जो दर्शक जब चिल्लाते हैं उनके नाम लेके, तो ये सब बिटोवन को कुछ मतलब ये सब बेचारे के नसीब में नहीं था, इतना अच्छा जो परफॉर्म किया। couldn't hear the woman in the front row. जो लड़कियां, जो लेडीज एकदम फ्रंट रो, एकदम सामने की सीट पे बैठे हुए होते हैं, विस्परिंग। विस्परिंग क्यों? विस्परिंग बिटोवन, बिटोवन उनका नाम लेके बुलाते थे। अब ये दे आर क्रेजी फैंस, ये सब इनके फैंस हैं, ठीक है, ये सब इनके फैंस हैं जो धीरे से बिटोवन का नाम लेते हैं, लेकिन ये सब भी उनको सुनाई नहीं देता था। As they let the music invade, म्यूज़िक जो है बिटोवन का जो पियानो है, क्यों क्यों लड़कियां इतनी पागल है, क्यों लोग इतने पागल हैं बिटोवन का? क्योंकि उनका म्यूज़िक, उनका पियानो बजाने का जो असर असर को बोला जा रहा है इन्वेड। इन्वेड का मतलब है अटैक करना। अब म्यूज़िक कैसे किसी को अटैक कर सकता है? म्यूज़िक तो एक अच्छी चीज़ है, म्यूज़िक तो एक कला है, तो कला किसी को अटैक कैसे कर सकता है? इसका मतलब कवि ये बोलना चाहता है कि उसका म्यूज़िक का असर इतना ज़ोरदार था कि वो जैसे एक अटैक है नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन पे। तो सारा जो उनका दिल, उनके दिमाग पे पूरा बिटोवन का म्यूज़िक छाया हुआ है। इसी को इन्वेड या कॉन्कर या अटैक बोला गया है, असर समझाने के लिए कि इतना ज़ोरदार असर था बिटोवन के म्यूज़िक के लिए। लोग पागल थे, उनके दिल दिमाग पूरे जो सेंस ऑर्गन्स है पूरे पूरे शरीर में उसका जो म्यूज़िक का जो असर, मतलब जब बिटोवन का म्यूज़िक बजता था लोगों के दिमाग दिल पे और कुछ नहीं होता था, सिर्फ बिटोवन होता था। लाइक एन आर्मडा, आर्मडा किसे बोलते हैं? एक युद्ध के जहाज को आर्मडा बोला जाता है। मार्चिंग थ्रू द फायरिंग कैनन्स, वो जो एनिमी है, एनिमी का जो कैनन है, जो गोला बारूद है, वो जो एक युद्ध का जो जहाज है, वो जैसे दुश्मन का जो फायरिंग, जो गोला बारूद को एकदम हरा के वो आगे निकलता है, तो वैसे ही बिटोवन का म्यूज़िक है। बिटोवन के म्यूज़िक को भी एक युद्ध के जहाज आर्मडा, जिसे बोल का नाम दिया गया है, आर्मडा के साथ इसकी तुलना की गई है कि जैसे हर फायर कैनन को जैसे गोला बारूद दुश्मन को हराते गया जाके आगे बढ़ता है, तो बिटोवन का म्यूज़िक भी वैसे ही है, हर चीज़ को वो कैप्चर कर लेता है। आर्मडा जैसे दुश्मन के हर चीज़ को हरा के कैप्चर कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, तो बिटोवन का म्यूज़िक भी ऐसा है, वो सब कुछ हरा के अपने वश में कर लेता है। ऑफ हेवनली सेंसेशन, हेवनली सेंसेशन जैसे भगवान को आपने पा लिया हो। डिवाइन मतलब एकदम देव तुल्य,
एकदम भगवान के करीब। म्यूज़िक जो है वो तो है ही, मतलब एक जो एक असर, म्यूज़िक का जो असर है वो एकदम ऐसा लगता था कि बीटोवन को नहीं, आप मतलब कोई एक हेवन का एंजल बजा रहा है। ईच नोट लीविंग ट्रैक मार्क्स, ईच नोट लीविंग ट्रैक मार्क्स, ईच नोट, हर एक सुर, सिर्फ पूरा म्यूजिक नहीं, हर एक सुर का जो असर है, लीविंग ट्रैक मार्क्स, ट्रैक मार्क्स का मतलब है एक छाप छोड़ जाना, मार्क मतलब छाप, ट्रैक मार्क्स मतलब जिस ओर म्यूजिक जा रहा है वो जो जो रास्ता है वो एक छाप छोड़ के जाता है ओवर एवरी इंच ऑफ द बॉडी। जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस है उसके हर जहाँ जहाँ से, मतलब कान से जैसे हम सुनते हैं, आँख से बीटोवन को देख रहा है परफॉर्म करते हुए, दिमाग, दिल, हर जगह, शरीर के हर हिस्से पे उसका जो सुर है एक छाप छोड़ के जाता है। मेक देम एक फॉर, एक यहाँ मतलब पेन, पेन मतलब वो शरीर का कोई पेन नहीं है, पेन मतलब है, मतलब वो एक दर्द सा उभरता था उन उसके, मतलब दिल से, दिमाग से, इतना अच्छा बजाता था कि एक जैसे एक मानो कोई दर्द उभर के आ रहा है। फॉर मोर, फॉर वन मोर हिट, दर्शक और सुनना चाहते हैं, ऑडियंस यहाँ पे, मतलब ऑडियंस को लगता था कि बीटोवन मत ना रुके, बीटोवन बजाते जाए और वो सुनते जाए, दैट इज़ वाई वन मोर हिट म्यूजिक, और एक हिट म्यूजिक बीटोवन बजाए। ही वॉज एन एडिक्शन, बीटोवन एक म्यूजिशियन नहीं था, बीटोवन एक पियानिस्ट, सिर्फ पियानिस्ट पियानो बजाता था या कंपोजर नहीं था, बीटोवन लोगों के लिए एक नशा था। बीटोवन का म्यूजिक जो है एक नशा था। तो आदमी जब, इंसान जब नशे में होता है तो जैसे उसको इधर उधर की कोई मतलब कुछ होश नहीं रहता है, तो बीटोवन जब बजाता था तो ऑडियंस का भी वही हाल होता था कि इधर उधर की कोई चीज़, कुछ मतलब आसपास या आगे पीछे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था, जैसे बेहोश, एकदम नशा सा एकदम पूरा छाया रहता था पूरे शरीर में। एंड किंग्स एंड क्वींस इट डिड नॉट मैटर, राजा या रानी, मतलब जो बड़े लोग होते थे उनके लिए मैटर नहीं करता था, बीटोवन के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज, गॉट डाउन मतलब अपना घुटना जो टेका, घुटने टेकना, फॉर नो वन, नो वन, किसी के लिए, चाहे वो शाही लोग हो, एरिस्टोक्रेटिक लोग हो, आमिर, बहुत अमीर हो, रिच हो, या राजा रानी जो भी है, किसी के आगे उसने घुटने नहीं टेके। बट एम्प्यूटेड द लेग्स ऑफ हिज पियानो, एम्प्यूटेड मतलब काटना। तो बीटोवन का एक तरीका था म्यूज़िक बनाने का, क्योंकि उसको तो ठीक से सुनाई नहीं देता था, तो अब वो क्या किया, अब वो जो उसका पियानो के, देखा है ना आप लोगों ने, पियानो के चार पाँव, मतलब पैर हो, मतलब लेग्स होता है जिस पे पियानो खड़ा रहता है, तो उसने क्या किया, पियानो का जो लेग्स है उसको काट दिया। काटने से क्या हुआ, वो पियानो एकदम ग्राउंड पे, जैसे हारमोनियम हम लोग रखते हैं नीचे, तो वैसे हारमोनियम सा बन गया वो। अब क्या हुआ, सो ही कुड फील द वाइब्रेशंस थ्रू द फ्लोर। तो जब पियानो को ज़मीन पे, पैर काट के ज़मीन पे रखा पियानो का, तो अब वो जब बजाता था पियानो तो उसका एक वाइब्रेशन, मतलब एक हल, मतलब जो एक वाइब्रेशन को, तो जब वो ज़मीन पे लाके पियानो को बजाता था तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब एक कंपन, एक शिवरिंग, एक थर थर सा कोई सेंसेशन, मतलब ऐसे एक अनुभूति उसको लगता था, ठीक है, कंपन सी होती थी ज़मीन पे, जिससे उनको अंदाज़ा होता था कि वो कौन सा ट्यून बज रहा है। जब वो पियानो फ्लोर पे रख के पियानो को बजाने लगा तो फ्लोर पे वो जो
जो ट्यून है, जो सुर है, उसका तो एक आवाज़ होता है। उस आवाज़ से ज़मीन पे एक कंपन, एक शिवरिंग से होती थी। तो उसी के वजह से वो नीचे, जैसे लिखा है, द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर म्यूजिक, तो म्यूजिक के लिए वो सिर्फ झुका। मतलब बीटहोवन नीचे बैठ के, जमीन पे बैठ के म्यूजिक सुन के, पियानो से जमीन के वो जो कंपन के सहारे, वाइब्रेशन के सहारे वो म्यूजिक बनाने लगा। तो अगर ये इंसान कभी घुटना टेका या ज़मीन पे बैठा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूजिक के लिए, और किसी के लिए नहीं, चाहे वो राजा या रानी जो भी हो। अब है, एंड व्हेन द ऑर्केस्ट्रा प्लेड हिज सिम्फनीज, अब उसका एक पूरा बैंड होता है, जैसे पियानो के साथ और भी म्यूजिशियंस, पूरा बैंड, उसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। प्लेड हिज सिम्फनीज, तो बीटहोवन के साथ जो लोग बजाते थे, सिम्फनीज मतलब जो सुर, जो म्यूजिक बजाते थे, इट वॉज द इकोज ऑफ हिज फादर्स एंथेम्स। तो बचपन से जो पापा की डांट सुनते सुनते वो बड़ा हुआ, वही डांट का एक आदत सी उस पे बन गई थी। वो आदत जो है दिल और दिमाग पे बीटहोवन का इतना छाया हुआ था कि जैसे रिपीटिंग ऑफ हिज फादर्स एंथम, रिपीटिंग इटसेल्फ, वो जब भी वो सुर बनाता था वो हमेशा कानों में गूंजता था, पापा का जो डांट, क्योंकि वो बचपन से सुनते आ रहा है, तो उसका इस ऐसी मतलब ज़ोरदार आदत पड़ चुकी थी। तो जब भी वो सुर कोई बनाता था तो लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, जैसे एक ब्रोकन रिकॉर्ड मतलब जो रिकॉर्ड ख़राब हो जाती थी, तो उस पर अगर आप वो ख़राब रिकॉर्ड चलाते हो तो एक ही सुर बार बार सुनाई देता है, एक ही सुर बजता रहता है। तो रिकॉर्ड अगर किसी को नहीं मालूम, तो अगर आप अपने दादाजी या दादी जी से पूछेंगे कि रिकॉर्ड क्या होता है, और वो ब्रोकन रिकॉर्ड जब टूटा हुआ होता था तो क्या होता है, क्योंकि रिकॉर्ड पुराने ज़माने में होता था, इस ज़माने में नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को शायद रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता, तो इसके लिए आप अपने बुज़ुर्ग से पूछ सकते हो। लेकिन रिकॉर्ड मैं आपको बोल सकती हूँ, अब जब जैसे सीडी आता है तो सीडी का बहुत बड़ा साइज़ का, वही सीडी जैसे दिखता था लेकिन बहुत बड़ा साइज़ का था। तो वो रिकॉर्ड का जो एक पिन होता था, तो वो पिन जब रिकॉर्ड पे डाला जाता था तो म्यूज़िक प्ले होता था। तो कभी कभी वो पिन टूट जाता था, तो पिन जब टूट जाता था तो वो रिकॉर्ड का एक ही तरफ घूमता था, तो इसीलिए आपको एक ही लाइन, गाने का एक ही लाइन बार 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 सुनाई देता था। तो इसके पापा का जो डांट है उसको ब्रोकन रिकॉर्ड के साथ कंपेयर किया गया है। तो वो जब भी म्यूज़िक बनाता था तो उसको ये सुनाई देता था कि इट वाज नॉट गुड इनफ, इट वाज नॉट गुड इनफ। तो फिर उसकी आदत जो है, जैसे वो करता था, सो दे प्लेड स्लोली। दे मतलब यहाँ पे जो म्यूजिशियंस, अब उसको तो पापा की आदत लग चुकी है, तो उसको ऐसे लगता था कि नहीं, ठीक नहीं हुआ, तो वो ऑर्केस्ट्रा से बार बार बजवाता था। सो दे मतलब यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा के लोग, जो म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन उनके साथ बजा रहा था, फिर वो बोले नॉट गुड इनफ, तो वो म्यूजिशियन सब सॉफ्टली बजाने लगे। नॉट गुड इनफ, तो फिर वो ज़ोरदार बजाने लगे। फिर भी बोले नॉट गुड इनफ। अब सो दे ट्राई टू मॉक द मैन। मॉक द मैन मतलब, अब ये जो म्यूजिशियन, जो ऑर्केस्ट्रा, ये लोग जो बीटहोवन के साथ बजाते थे, अब उनकी हंसी, मॉक मतलब हंसी उड़ाना, मजाक बनाना। अब बीटहोवन को लेके ये लोग मजाक करने लगे। मेक फन ऑफ द मैडनेस, ये तो एक पागलपन है, उनको लगा कि ये आदमी पागल है, इतना अच्छा सुर बज रहा है, हम लोग सब इतने अच्छा बजा रहे हैं, फिर भी इसको लग रहा है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बाय मिमिकिंग द मूवमेंट्स, मिमिकिंग मतलब वो जैसे मूवमेंट्स मतलब उसका चलना फिरना, तो उसको नकल करने लगे, नकल करके उनका मजाक उड़ाने लगे।
होल्डिंग देयर बाउज अ क्वार्टर ऑफ इंच। बाउज का मतलब है जैसे वायलिन, हाँ वायलिन जैसे बजाता है तो उसको देखना, एक धनुष जैसा चीज़, उसको बाव बोल रहे हैं। बो, सॉरी ये बाउज नहीं है, बोज है। तो बो मतलब वो धनुष जैसे एक चीज़ से वो जो वायलिन या ऐसे बहुत सारे गिटार, जैसे गिटार तो हाथों से बजाते हैं, लेकिन ऐसे वायलिन टाइप्स के जो यंत्र है, म्यूजिकल यंत्र है, उनके लिए एक धनुष जैसा एक मतलब एक लाठी जैसे रहती है, उसके सहारे वो बजाया जाता है, उसको बोज बोलते हैं। अब वो बोज को क्या करते हैं, क्वार्टर एंड इंच, हाँ तो थोड़ा सा दूर, क्वार्टर एंड इंच, एक इंच मतलब जैसे हुआ तो क्वार्टर मतलब 15, हाँ तो 15 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा दूर स्ट्रिंग जो है, मतलब जैसे वायलिन का स्ट्रिंग, वो तार से थोड़ा सा दूर ऐसे ही पकड़ के, और नॉट मेकिंग अ साउंड मतलब ऐसे ही नाटक कर रहा है कि बजाने का, लेकिन वो जो बो है, वो स्ट्रिंग से, वो जो तार से, म्यूजिकल जो यंत्र के जो तार हैं, वो तार को छूने से तो सुर लगेगा। तो वो क्या किए कि थोड़ा सा दूर रख के बजाने लगे। एक्चुअली वो बजा नहीं रहा था, वो नाटक कर रहा था बजाने का, ऐसा बीटहोवन को दिखाने के, क्योंकि बीटहोवन को सुना ही नहीं देता है। बार बार ये चीज़ याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि बीटहोवन को सुना ही नहीं देता, तो इसी तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसको चिढ़ाया जाता था। और फिर अचानक बीटहोवन बोले इट वॉज परफेक्ट, कोई आवाज़ था ही नहीं, अबव द स्ट्रिंग्स नॉट मेकिंग अ साउंड, क्योंकि वो तो बजा ही नहीं रहे थे। वो तो जो मतलब वो जो बोज है, उनको तो वो जो यंत्र है उससे थोड़ा दूर पकड़े हुए हैं, तो कोई आवाज़ तो निकल ही नहीं रहा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन फिर भी बीटहोवन को लगा इट वॉज परफेक्ट, इट वॉज परफेक्ट बिना सुन के, क्योंकि उनको सुना ही नहीं देता था। अब क्या ऐसे ही बीटहोवन मतलब परफेक्ट बोल दिया? नहीं, ये नहीं है। क्यों ऐसा परफेक्ट लगा उनको? यू सी द डेफ, डेफ मतलब जो एक बचपन में था, मतलब उनको कम सुनाई देता था, लेकिन एक एज में आके बीटहोवन एक एज में आके बहरे हो गए थे, पूरे बहरे हो गए थे। यू सी द डेफ हैव एन इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब एक आदत सी बन जाती है विथ साइलेंस। जो डेफ हैं, जो बहरे हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो जो साइलेंस, जो मतलब साइलेंस मतलब जो एकदम शांत, हाँ जिसमें कोई आवाज़ नहीं है, तो आवाज़ को ना सुनते सुनते वही आदत सी बन जाती है, उसे ही कहते हैं साइलेंस। तो साइलेंस का जैसे मतलब है मौन, एकदम शांति, कोई आवाज़ नहीं। तो बीटहोवन भी बहरे थे, तो उनको भी ये जो मौन है, एकदम कोई आवाज़ नहीं, तो इसी के साथ रहते रहते वो उसकी आदत सी पड़ गई है। इट इज़ इन देयर ड्रीम्स, इट इज़ इन देयर ड्रीम्स। तो बहरे लोग मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि जो बहरे हैं वो शायद सपने में भी आवाज़ नहीं सुनते हैं, मतलब सपने में भी किसी के साथ, जैसे ऐसे आदमी सपना देखता है तो उसमें बोलना चलना ऐसा होता है, तो शायद जो बहरे लोग हैं वो सपने में भी किसी के साथ नहीं बोलते हैं। तो बहरे लोग तो ये दिस इज़ द रूल, हाँ इट इज़। तो बीटहोवन के साथ भी ऐसा ही था कि जो साइलेंस है वही उनका मतलब वही शायद उनका पहचान बन चुका था। तो साइलेंस को लेके, मौन को लेके उनकी कोई परेशानी नहीं थी, मौन में भी वो सुन सकते थे। एंड द म्यूजिशियंस टर्न टू वन अनदर, एक दूसरे तक की तरफ देखते, वो लोग तो मतलब आश्चर्य से हो गया उनके लिए कि परफेक्ट, हम लोगों ने तो कुछ बजाया ही नहीं, फिर ये कैसे इट वॉज परफेक्ट बोल दिया बिना सुन के। तो द म्यूजिशियंस टर्न टू वन अनदर नॉट नोइंग व्हाट टू मेक ऑफ द मैन, कि ये कि इस मैन को, मतलब इस बीटहोवन को क्या बुलाएं, बीटहोवन को क्या बोले।
Man trying to calculate the distance. Calculate the distance मतलब इस confused. जो म्यूजिशियंस है वो खुद ही कंफ्यूज, वो खुद ही आश्चर्य हो जाते हैं, खुद ही उनको पता नहीं है कि बीटहोवन को क्या बोले. द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब जो गैप, गैप बिटवीन मैडनेस एंड जीनियस, क्या बोल के बुलाए, मतलब बीटहोवन को क्या बोले, पागल या जीनियस या गुणवान, मतलब जो एकदम इंटेलिजेंट, जो मतलब जीनियस, बहुत अच्छे हैं, ये पागलपन है म्यूजिक या फिर ये एकदम उम्दा कलाकार है. रियलाइजिंग बीटहोवेन्स म्यूजिकल मेजरमेंट, मेजरमेंट सुर, जो बहरा होके बिना सुन के इतना अच्छा हमारा मतलब जो बिना सुन के हम जो बजा रहे हैं, ऐसे नाटक कर रहे हैं हम लोग, फिर भी मतलब इतना पक्का सुर पकड़ लेता है कैसे, कौन सी शक्ति है बीटहोवन के अंदर. जो मेजरमेंट्स का मतलब हुआ उसका सुर. could take you to the distance reaching past. अब बीटहोवन का जो सुर, बहरे होके भी बीटहोवन जो सुर बनाते थे, जो पियानो में म्यूजिक बनाते थे, could take you, दर्शक को, जो भी सुनता था, उसका यू मतलब ऑडियंस, जो भी सुनता है, द डिस्टेंसेस रीचिंग पास्ट, डिस्टेंस मतलब वो आपको लेके जाता है कहाँ, पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट द टावर्स ऑफ बेबीलोन. टावर मतलब, टावर तो पता ही होगा आप लोगों का, एक बहुत ऊंचा एक बिल्डिंग सा, बेबीलोन एक जगह है, तो बेबीलोन का टावर जो है वो बहुत ऊंचा है, तो वहाँ तक आपको ले जा सकता है. ये पोएट, ये जो कवि है, ये सब क्यों बोला जा रहा है, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कितना अच्छा म्यूज़िक बनाता था वो, कि जो टावर है उससे भी ऊंचा उसका क्वालिटी है, आपको वहाँ तक वो पहुँचा सकता है. टर्निंग द सोलर सिस्टम, जो पूरा ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम को किम्बल्स, किम्बल्स एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो पूरा सोलर सिस्टम को एक की सिंबल सा वो बना देता था, दैट क्रैश टुगेदर कॉजिंग कॉमेट्स टू कोलाइड. तो एक मतलब इस इंसान के म्यूज़िक का इतना ज़ोरदार पावर है कि पूरा ब्रह्मांड को वो एक म्यूज़िकल सिंबल बना देता था. किम्बल बोलो या सिंबल, जो भी बोलो, जो एक का स्ट्राइक करने से, मतलब किम्बल जैसे दो ठो जो ड्रम्स बजाते हैं उसके ऊपर देखना एक राउंड शेप का कुछ रहता है, तो वो दो राउंड मतलब शेप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कि अगर आप आपस में उसको जैसे हाथों से ताली हम लोग बजाते हैं दोनों हाथों से, तो वो दोनों को ऐसे अगर टकराएंगे तो उससे म्यूज़िक पैदा होता है. ऐसा ही एक सिंबल, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, इमेज आपको दिख जाएगा. तो वो उसको वैसे बनाता था, पूरा ब्रह्मांड को वो किम्बल में परिणत एकदम चेंज कर सकता था. और उसका जो कॉजिंग कमेट, कमेट मतलब तो आपको पता ही होगा कमेट का क्या मतलब है. तो कॉमेट जैसे धूमकेतु बोलते हैं, तो जैसे दो धूमकेतु आपस में टकरा जाते हैं, कोलाइड मतलब टकराना, तो ऐसा था उसका म्यूजिक, जैसे पूरा ब्रह्मांड में दो धूमकेतु टकरा जाते हैं, तो वैसे एक किम सिंबल बन, धूमकेतु जैसे दो धूमकेतु को टकराना, सो वैसे ही दो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया किम्बल, आप गूगल इमेज में सर्च कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा किम्बल किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. क्रिएटिंग क्रिसेंडोज, क्रिसेंडोज का मतलब जोरदार आवाज. जब जो दो कॉमेट, जो धूमकेतु टकराएंगे तो ज़रूर ज़ोरदार आवाज़ निकलेगी. तो वैसे ही सोलर सिस्टम में, पूरा ब्रह्मांड में उसका म्यूज़िक जो है वो एक ज़ोरदार म्यूज़िक, ज़ोरदार एक आवाज़ बन जाती थी. इतना ज़ोरदार आवाज़ बन जाती थी कि दे शुक, दे वर सो लाउड, इतना ज़ोरों की आवाज़ कि दे शुक द कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशंस का मतलब है, कॉन्स्टलेशन का मतलब है तारामंडल, तारामंडल नक्षत्र. तो वो क्या होता है, पूरा जो कॉन्स्टलेशन या तारामंडल, अंटिल द स्टार्स बिगैन टू फॉल फ्रॉम स्काई, और एक एक नक्षत्र, एक एक तारामंडल से एक एक तारा गिरता हुआ नजर आता है.
मतलब ये जो डेफिनेशन दो ठो टावर्स ऑफ बेबीलोन और जो क्रिसेंडोस का कॉन्स्टलेशन या स्टार का जो एक इमेजरी, ठीक है, एक इमेज, एक पिक्चर सा जैसे कवि ने ड्रॉ किया है। अब क्यों इतना बड़ा, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ऐसे समझाने के लिए कि जो उनका म्यूजिक जो है क्या क्या कर सकता है उनका म्यूजिक। And it looked like the entire universe, पूरा ब्रह्मांड है began to cry, जैसे ब्रह्मांड से आवाज आते है रोने का। Distance must be an illusion, the man must be a genius, man must be a genius। और डिस्टेंस यहाँ पे बोला जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन, जो फर्क क्या है, फर्क इस इंसान का फर्क क्या है, ये सब वही आदमी कर सकता है। द मैन मस्ट बी अ जीनियस, जो जीनियस है ये कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। ये जो म्यूजिक है कोई साधारण आदमी ये सब नहीं कर सकता है, इसका कोई असाधारण आदमी कर सकता है। तो अब आया, अब लास्ट में कवि बोल रहे दिस मैन मस्ट बी अ जीनियस। बिटोवन, his thoughts moving at the speed of sound, his thoughts moving at the speed of sound, जो साउंड उनका जो थॉट है, वो जो सोचते हैं वही उनका शब्द बनता है। ट्रांसफॉर्मिंग इमोशन इनटू म्यूजिक, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब उसके अंदर वो क्षमता था, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी था कि वो इमोशन मतलब फीलिंग्स को ही अपना म्यूजिक बनाते थे। जो भी वो फील करता है वो ही अपने म्यूजिक में वो डाल देता था। जो इंसान ये कर सकता है उसका म्यूजिक ही अच्छा बनता है। तो इस इंसान को जीनियस इसलिए बोला गया है क्योंकि वो फीलिंग्स, जो बहरा है इंसान, वो अपने फीलिंग्स को अपने म्यूज़िक में डाल सकता था, उसको ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन कर सकता था, चेंज कर सकता था। इमोशन, इमोशन मतलब फीलिंग्स, अपने सारे जो फीलिंग्स अंदर से है। And for a moment it was like a joy, was a tangible thing। और उस मोमेंट जब आप सुने उस म्यूज़िक को, एक अलग सी खुशी आपको आपके मन में आती है। और टेंजिबल थिंग, वो खुशी जो है आपको लगता है टेंजिबल, टेंजिबल में जैसे आप उस खुशी को छू सकते हो। टेंजिबल मतलब टच, जिसे हम छू सकते हैं। लाइक यू कुड टच इट, जैसे हम लोग उस खुशी को छू सकते हैं। लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वी कुड वॉच लव एंड हेट डांस टुगेदर। और उनका म्यूज़िक का असर ये था कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि जो भी सामने एक पिक्चर आ रहा है, जैसे हम लोग म्यूज़िक जब सुनते हैं तो आँखों के सामने एक विशंस आता है, तो ऐसा लगता था कि उस विशन को हम छू सकते थे। ऐसा लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी वुड वॉच, हम लोगों के आँखों के सामने हेट एंड लव, प्यार और घृणा दोनों एक साथ नाच रहे हो। वॉल्स, वॉल्स एक तरह का डांस है, डांस फॉर्म है। तो जैसे हम लोग ऐसा लगता है कि खुशी को छू सकते हैं, प्यार और हेट्रेड जिसे बोलते हैं घृणा, हेट का हिंदी में हेट जैसे नफरत, तो प्यार और नफरत को एक साथ नाचते हुए लोग देख सकते हैं। वर्ल्ड्स मतलब एक तरह का नाच का फॉर्म ऑफ सच प्रिसिशन एंड ब्यूटी। प्रिसिशन मतलब परफेक्शन, एकदम परफेक्ट, और सुंदरता, परफेक्शन भी है, कोई उसमें खामती नहीं है, कोई कमी नहीं है, और ब्यूटी अजीब तरह का एक सौंदर्य। दैट वी फाइनली अंडरस्टूड, फाइनली अंडरस्टूड हम लोग समझे कि उसका म्यूज़िक क्या है। फाइनली लोगों को समझ में आया बिटोवन क्या है। बिटोवन क्या है? बिटोवन वॉज अ जीनियस, एक जीनियस ही थे। एक जीनियस के लिए ये सब, जीनियस ही एकमात्र ये सब कर सकता है। द हिस्ट्री वॉजंट इम्पॉर्टेंट टू नो द मैन। अब हिस्ट्री मतलब लाइफ हिस्ट्री। एक इंसान को जानने के लिए उसकी ज़िंदगी का हिस्ट्री जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिटोवन कौन था, कैसा था, क्या करता था, कैसे बड़े हुए, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, ये सब ज़रूरी नहीं है। इज वॉजंट इम्पॉर्टेंट, ये एकदम ज़रूरी नहीं है टू नो द मैन।
एक इंसान को जानने के लिए उसकी जो काम है उसको देखो। ऑल वी एवर हैज़ टू डू वॉज लिसन। एक इंसान को अगर जानना है तो उसने जो क्रिएशन है, उसका जो उसने जो बनाया है, क्या बनाया है? बीटहोवन ने म्यूज़िक बनाया है, पियानो। ही वॉज अ पियानिस्ट, वो पियानो बजाते थे, पियानो में म्यूज़िक कंपोज करते थे। लिसन, लास्ट पहले जो कवि ने शुरू किया है कविता लिसन वर्ड से, और एंड भी किया है लिसन वर्ड से। ठीक है, तो पहले भी कवि का एक ही विचार था बीटहोवन के लिए, और आखिरी में भी वो एक ही विचार रखे हैं बीटहोवन के लिए कि इंसान का जिंदगी का ये वो जान के कोई फ़ायदा नहीं। अगर किसी इंसान को जानना है तो वो जो काम, उसने जो क्रिएशन, उसने जो वो जो बना के गया है पूरी दुनिया के लिए, और उसके मरने के बाद भी इंसान उसको एज अ पियानिस्ट यही याद रखेगा। तो इसीलिए सुनो। तो उसने जो निर्माण किया है, जो बनाया है, उसको सुनो, वही सब कुछ है। तो आशा रखती हूँ मैं, बस यहीं पे ख़त्म हो रहा है पोएम। तो आशा रखती हूँ जो हिंदी के लिए जिन सब स्टूडेंट्स ने एक रिक्वेस्ट रखी थी, तो रखा था या रखी थी स्टूडेंट्स, तो शायद कुछ हद तक मैंने वो पूरा कर पाया हूँ, मैं पाई हूँ। तो अगर आपको लगता है कि और हिंदी में कुछ पोएम या जूलियस सीजर या मैकबेथ कुछ भी हो, आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए, अब ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट लिख के भेजिए, मैं पढ़ूंगी। थोड़ा देर टाइम मुझे चाहिए क्योंकि मैं एक स्कूल की टीचर हूँ, मैं बिज़ी रहती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम में मैं ज़रूर आपको बना के दे दूँगी। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।